तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। मिलेट्स, ये शब्द इस वर्ष भारत ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना रहा। वजह है 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के तौर पर मनाया जाना। भारत के प्रस्ताव पर ही संयुक्त राष्ट्र मिलेट वर्ष मना रहा है। मिलेट्स हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है और ये किसानों की जेब के लिए भी फायदेमंद हो, इसके लिए सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कृषि विशेष में आज हम बात करेंगे मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज, यानी कि पोषक अनाज, यानी कि श्री अन्न के बारे में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे रिपोर्ट के साथ जो आपको मिलेट से जुड़ी हुई बेहद ही रोचक जानकारी देने वाली है। मिलेट्स इस साल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ये शब्द काफी चर्चा में रहा है। वजह है 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जाना। संयुक्त राष्ट्र भारत के प्रस्ताव पर ही मिलेट्स वर्ष मना रहा है। मिलेट्स हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये किसानों की जेब के लिए भी फायदेमंद हो, इस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। मिलेट्स घास प्रजाति के पौधे हैं। पौष्टिकता से भरपूर ये भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में उगते हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो हमारे देश में मुख्य रूप से 9 तरह के मिलेट्स पाए जाते हैं, जिनमें ज्वार, बाजरा और रागी के अलावा कुटकी, सांवा, कंगनी, चेना, झंगूरा और कोदो शामिल है। इसके अलावा भी बहुत से छद्म मिलेट्स मौजूद हैं। चौलाई उन्हीं में से एक है। मोटा अनाज कोई आज की फसल नहीं है। ऐतिहासिक अध्ययनों से पता चलता है कि ये शुरुआती कृषि मॉडल का हिस्सा हुआ करते थे और इनका इस्तेमाल किसी एक इलाके तक सीमित नहीं था, बल्कि इनके इस्तेमाल के सबूत पूरी दुनिया में पाए गए हैं। कुछ अध्ययनों में दावा किया गया है कि मोटा अनाज ही दुनिया का सबसे पुराना अन्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी मोटे अनाज उगाए जाते थे। बाजरा सबसे पहले अफ्रीका, सूडान वाला जो एरिया है, वहाँ पे बाजरा सबसे पहले वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद ये एशिया में आया और भारत में मैं कहूँगी ये सौभाग्य की बात है कि भारत आज की डेट में बाजरा की उत्पत्ति में नंबर 1 है। भारत में मोटे अनाज की खेती मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में होती है। हमारा देश मिलेट्स के 5 सबसे बड़े निर्यातक देशों में शामिल है। 2020 के दौरान इनका कुल निर्यात $400 मिलियन का था, जो 2021 में बढ़कर $470 मिलियन हो गया। वहीं भारत ने 2021-22 के दौरान करीब $63 मिलियन के मोटे अनाज का निर्यात किया था। 2022-23 में ये आंकड़ा बढ़कर $75 मिलियन के आसपास जा पहुंचा। पौष्टिकता के मामले में मिलेट्स का जवाब नहीं। ये चावल और गेहूं से कहीं बेहतर अनाज है। इसमें प्रोटीन, आयरन, विटामिन और खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और ये ग्लूटेन मुक्त भी होते हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है। इसका मतलब हुआ कि डायबिटीज के मरीज भी इनका बेफिक्र होकर सेवन कर सकते हैं। पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए
भारत सरकार ने मिलेट्स का नाम श्री अन्न कर दिया है। आज 130 से भी अधिक देशों में श्री अन्न उगाए जा रहे हैं और ये दुनिया की 1/4 से भी ज्यादा आबादी का बुनियादी आहार है। एशिया और अफ्रीका मोटा अनाज उगाने में सबसे ऊपर है। यहाँ ये 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का पारंपरिक भोजन माना जाता है। 60 के दशक तक हमारे देश में भी मोटे अनाज का बड़े पैमाने पर सेवन होता रहा, लेकिन हरित क्रांति की जरूरतों ने इसे हमारी थाली से लगभग गायब कर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि इंसानों के शरीर में पोषक तत्वों की भारी कमी हो गई और सेहत कमजोर होने लगी। यही वजह है कि अब फिर से इन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश हो रही है। भारत इन कोशिशों में आगे है। भारत के ही प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया। इसका मकसद मिलेट्स को फिर से इंसानों के आहार में शामिल करना और कुपोषण के खिलाफ जंग में हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना है। इससे पहले भारत साल 2018 को राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मना चुका है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादा दादी नाना नानी, वो लोग तो मिलेट्स लेते थे, लेकिन बीच में एक बार ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। जिस समय आज़ादी के बाद की बात करें तो जब गेहूं की कमी थी हमारे देश में, जब खाद्यान्न की कमी थी, उस समय हमने अमेरिका से गेहूं खरीदा और उसके बाद हमने गेहूं और चावल को ज़्यादा प्रमोट किया। हम मिलेट्स को धीरे धीरे भूलते चले गए और उसके बाद किसी भी सरकार ने इतना ध्यान नहीं दिया कि मिलेट्स, जो कि हमारे देश की जननी था, जिससे कि हमारे देश का पोषण हो रहा था, उसको हम पीछे छोड़ गए और हम जो है विदेशों से आई फसल को, चावल को और गेहूं को अपना लिए। तो हमारे ऊपर जो है विदेशी फसल जो है हमारे ऊपर डोमिनेट कर गई और हमारी जो खुद की जननी थी वो हम कहीं पीछे छोड़ गए थे। मैं धन्यवाद करूँगी मोदी सरकार को कि उन्होंने जो है मिलेट्स की महत्ता को समझा और उसे वापस अपने कल्चर में, अपने देश में लाने के लिए प्रयास किया और 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया और जो है इसको इतना प्रमोट किया कि ये घर घर में जाए। और फिर 2018 से 2023 तक इस पे हमारी सरकार ने बहुत काम किया नेशनल लेवल पे और उसी समय हमारी सरकार ने यूएन के सामने, यूनाइटेड नेशन के सामने ये प्रपोजल रखा था कि 2023 को जो है विश्व स्तर पर मिलेट को प्रमोट किया जाए ताकि पूरा विश्व जो है भारत की जो जननी फसल है मिलेट्स है उसको अपनाए और उसको जो है एक्सेप्ट करे। पूरी दुनिया में इस समय करीब 7.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर मोटे अनाज की खेती हो रही है और उत्पादन 9.5 करोड़ टन है। विश्व भर में कुल मिलेट्स उत्पादन में ज्वार और बाजरे की हिस्सेदारी 90% है। मोटा अनाज फिर से हमारे भोजन का हिस्सा बने, इसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। लोग बड़े ही चाव से इसे खा सके, इसके लिए इसके तरह तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं और ये उत्पाद ऐसे हैं जो स्वादिष्ट भी हैं और सेहत से भरपूर भी। श्री अन्न पोषकता से तो भरपूर है ही, इन्हें उगाना दूसरी धान्य फसलों की तुलना में आसान और सस्ता है। ये कम पानी और कम उपजाऊ मिट्टी में भी आसानी से पनप जाते हैं। खास तौर से खरीफ मौसम में होने वाली ज्वार और बाजरा जैसी फसलों के लिए तो आमतौर पर बरसात का पानी ही काफी होता है। इसके अलावा इन्हें ज्यादा खाद और कीटनाशकों की भी जरूरत नहीं पड़ती, जबकि गेहूं और चावल की फसलों में पानी भी ज्यादा लगता है और लागत भी। ये दोनों फसलें पोषकता के मामले में श्री अन्न से 19 ही हैं। ऐसे में एक बार फिर श्री अन्न खास तौर से बाजरे को गेहूं और चावल के अच्छे विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। मिलेट्स इस मामले में भी गेहूं और चावल पर भारी है, क्योंकि इसमें तापमान को सहन करने की शक्ति कहीं ज्यादा है। पुराने जमाने में लोग बाजरे की रोटी बड़े शौक से खाते थे, लेकिन बाजरे के साथ एक समस्या है, इसके आटे में लचीलापन नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी रोटियां बनाना मुश्किल काम है। यही
यही वजह है कि आजकल महिलाएं इसकी रोटी बनाने से कतराती हैं। इस समस्या का समाधान मल्टीग्रेन आटे के रूप में सामने आया है। शहरों में इस तरह का आटा काफी पसंद किया जा रहा है। इस आटे में जौ, रागी, ज्वार और बाजरा भी शामिल होता है। दूसरी ओर हमारे वैज्ञानिक श्री अन्न के आटे में लचीलापन लाने में कामयाब हो गए हैं। अगर हम इसके पोषक तत्वों की बात करें तो ये इसमें बहुत अच्छा पोषक तत्व होता है, लेकिन इसके साथ जो एक समस्या है वो है कि इसका जो आटा होता है थोड़ा सा उसमें लोच नहीं होता है, जिसकी वजह से इसकी रोटी या और बहुत सारी चीज़ें अगर हम बनाना चाहें तो थोड़ी मुश्किल से बनती हैं। तो इस दिशा में काम करते हुए हमारे विभाग ने एक सॉफ्ट बाजरा आटा इसको बनाया है। इसमें हमने गेहूं से उसके ग्लूटेन प्रोटीन को निकाल करके और उसकी जो लोच वाली क्षमता है उसको हमने बाजरे के आटे में विकसित किया है। और उसके बाद इस आटे से हमने वो सारी डिशेस बनाई हैं जो कि हम प्रायः मैदा से या आटे से बनाते हैं। बाजरे के आटे में एक समस्या शेल्फ लाइफ की भी है। इसका आटा बहुत जल्दी खराब हो जाता है। गर्मी के मौसम में तो 5 दिन बाद ही इसमें कड़वापन आने लगता है। सर्दियों में हालांकि आप इसे 10-12 दिन तक संभाल कर रख सकते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने इसकी भी काट खोज निकाली है। तो उस दिशा में काम करते हुए हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है, हाइड्रोथर्मल नियर इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से हमने बाजरे की आटे की जो शेल्फ लाइफ है उसको लगभग 6 महीने तक हमने इसको बढ़ा दिया है। तो 6 महीने तक हम बाजरे का आटा रख सकते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं आएगी। दूसरी जो इसमें मुख्य समस्या है वो है इसका जो आटा होता है उसकी रोटी बहुत अच्छी नहीं बनती है। गाँव में तो फिर भी महिलाएं जो होती हैं वो बना लेती हैं, लेकिन शहरों में जहाँ भाग दौड़ की ज़िंदगी है, जहाँ महिला पुरुष दोनों को ही ऑफिस जाना है, जल्दी जल्दी रहती है, तो वहाँ पे इसकी रोटी घरों में बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस दिशा में काम करते हुए हमने इसमें आटे की क्वालिटी है उसको अच्छी बनाते हुए उसमें हमने वीट से जो है वाइटल वीट ग्लूटेन मिला करके और उसके आटे को और अच्छा बनाने की कोशिश की और उसको सॉफ्ट बाजरा आटा के नाम से जो है बाजार में उपलब्ध कराया है। भारत में मिलेट्स का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। रेडी टू ईट, रेडी टू कुक और रेडी टू सर्व उत्पादों से बाजार अटे पड़े हैं। बाजार की इसी जरूरत का ख्याल रखते हुए मिलेट्स से भी ऐसे ही उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इन उत्पादों में सभी आयु वर्ग के लोगों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है। अगर आपको बाजार में मिलेट पिज्जा बेस, मिलेट आइसक्रीम, डोसा, पोहा, उपमा, पास्ता, नूडल्स, मिलेट्स मिल्क या फिर चाय बिकती हुई मिल जाए तो हैरत मत कीजिएगा। 200 से भी अधिक स्टार्टअप इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रेड, केक, कुकीज, सूप स्टिक, हेल्थ बार, स्प्रेड और मफिन जैसे उत्पाद बनाने में भी मिलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है। पूसा संस्थान ने भी कुछ प्रोडक्ट तैयार किए हैं। ये ब्राउनी है, आजकल ब्राउनी मार्केट में बहुत बिक रही हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, लेकिन जो ब्राउनी मार्केट में मिलती है वो होती है मैदे की, और मैदा हमारे स्वास्थ्य के लिए कहीं से भी बहुत अच्छा नहीं होता है। तो ये ब्राउनी हमने बाजरे के आटे से बनाई है। 100% बाजरे का आटा है जिसमें हमने थोड़ा सा ग्लूटेन प्रोटीन मिलाया हुआ है, लेकिन ये स्वाद में भी बहुत ही अच्छी है, साथ ही हेल्थ के लिए भी बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है ये। इसके अलावा कुछ एग्जॉटिक डिशेज़ भी हमने बनाई हैं, जैसे ये देखिए, ये कीश है, इसको कीश बोलते हैं। तो ये भी हल्लूर जो हमारा सॉफ्ट बाजरा आटा है उसी से बना हुआ है। इसमें मक्के के दाने हैं, चीज़ है और इसमें हमने थोड़ा सा ऑरिगेनो भी डाला हुआ है। तो काफ़ी बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है सॉफ्ट बाजरा आटा, तो ये हमको पोषण के साथ साथ अच्छा स्वाद दे रहा है, तो हमें और क्या चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष से मोटे अनाज के उद्योग पर अच्छा खासा असर पड़ने की उम्मीद है। इससे वैश्विक बाजार में श्री अन्न के विकास को बढ़ावा मिलेगा। आज भारत के पास मोटे अनाजों और इसके मूल्य वर्धित उत्पादों के मामले में एक प्रमुख देश बनने की क्षमता है। कृषि विशेष में आगे जानेंगे मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोशिशों के बारे में, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मोटा अनाज यानी कि मिलेट्स के बारे में। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ और अहम बातें। इस समय मिलेट्स का कुल वैश्विक बाजार $13.5 बिलियन का है। भारत कुल विश्व उत्पादन का 39% मिलेट्स उगा रहा है। साथ ही एशिया की 80% मिलेट्स जरूरतों को भी हमारा ही देश पूरा कर रहा है। ये आंकड़े भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने की संभावना को मजबूत कर रहे हैं। सरकार ने भी इस दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं। 2018 में राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष और फिर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने के पीछे भी सरकार की यही मंशा है। इसके अलावा 2023-24 के बजट में हैदराबाद स्थित भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का ऐलान किया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सरकार श्री अन्न आधारित खाद्य पदार्थों पर शोध और नवाचार के लिए कृषि स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। अभी तक इस तरह के 250 से भी अधिक स्टार्टअप को मदद दी जा चुकी है। इनके अलावा श्री अन्न मूल्य श्रृंखला में 500 से भी ज्यादा स्टार्टअप लगे हुए हैं। मिलेट्स को प्रोत्साहित करने में सरकार का हर अंग पूरी तत्परता के साथ काम कर रहा है। एपिडा ने 2025 तक $100 मिलियन मिलेट्स आधारित खाद्य पदार्थों के निर्यात का लक्ष्य रखा है। इस दौरान एपिडा मिलेट्स निर्यातकों, किसानों और कारोबारियों के लिए 16 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनियों का भी आयोजन करेगा। इसी साल मार्च के दौरान 2 दिवसीय वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें उत्पादकों, उपभोक्ताओं और दूसरे हितधारकों के बीच मिलेट्स के प्रचार प्रसार के तरीकों पर चर्चा हुई। साथ ही मूल्य श्रृंखला विकास, पोषण संबंधी पहलुओं और अनुसंधान पर भी बात हुई। कृषि मंत्रालय ने 20 दिसंबर 2022 को संसद में बाजरा खाद्य उत्सव का आयोजन किया। इसमें सांसदों को बाजरे से बने खाद्य पदार्थ परोसे गए। यहाँ तक कि G20 की बैठकों और सम्मेलनों के दौरान भी श्री अन्न से बने खाद्य पदार्थ दिए गए। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सभी दफ्तरों ने अपनी कैंटीनों और बैठकों में श्री अन्न को प्रोत्साहित करने को कहा है। साथ ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी आग्रह किया है कि वे पीएम पोषण योजना में मिलेट्स को भी शामिल करें। इसका मकसद बच्चों का पोषण सुधार है। केंद्र सरकार मोटा अनाज उगा रहे किसानों को लेकर भी उदार है। उसने श्री अन्न के न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी MSP में लगातार इजाफा किया है। 2014-15 में ज्वार मालदंडी की MSP 1,550 रुपए थी, जो 2023-24 में 3,225 कर दी गई। इसी तरह संकर ज्वार की MSP 1,530 रुपए से बढ़कर 3,180 रुपए की गई। 2014-15 में बाजरे की MSP 1,250 रुपए थी, जो 2023-24 में 2,500 रुपए हो गई। रागी की MSP में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में सरकार 1,550 रुपए क्विंटल पर रागी खरीद रही थी। 2023-24 के लिए इसे बढ़ाकर 3,846 रुपए कर दिया गया। श्री अन्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का भी हिस्सा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पोषक अनाज कार्यक्रम 14 राज्यों के 212 जिलों में चलाया जा रहा है। हमारे विश्वविद्यालय के अंदर लगभग 51
AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें से ये एक प्रोजेक्ट है जहां पर स्मॉल फार्म मैकेनाइजेशन या क्षुद्र और नाममात्र चासी के लिए मशीन बनाया जाता है, जो कि एक पैर बैल के साथ खींचा जा सकता है। ये सब मशीन के अंतर्गत ऐसा कुछ मशीन हमने भी बनाया जो इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो बन रहा है, मिलेट के लिए स्पेशली बना गया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि OUT रागी थ्रेसर कंपोलर, जिसमें रागी क्रॉप का थ्रेसिंग एवं सफाई होता है। ये मशीन हमारा पैटेंटेड प्रोडक्ट है और आज के दिन में करीब 15 डिस्ट्रिक्ट में 1000 यूनिट चासी के पास है, सब्सिडाइज रेट में लोगों को मिल रहा है। इसके साथ साथ और 5 मिलेट मशीनरी भी है, जिसके साथ हम थ्रेसिंग और क्लीनिंग भी करते हैं, जैसे कि फिंगर मिलेट, लिटिल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, सोरगम एंड पॉल मिलेट। ये सब मिलेट के लिए का चाषबास शुरू करने के लिए पहली बार हम प्लाव यूज करते हैं, दूसरी बार उसके साथ डिस्क हैरो यूज करते हैं, इसके बाद सीड ड्रिल भी यूज करते हैं। एक 4 रो वाला सीड ड्रिल भी हमने बनाया, जिसमें बुआई होता है लाइन में, और इसको पॉपुलराइज करने के लिए हमने डिजाइन पैटर्न भी अप्लाई करके हासिल कर चुके हैं। इस साल इसको कमर्शियलाइज करेंगे। लगभग ये जो मशीनरी हम बता रहे हैं, ये सब हमारा स्टेट में करीब 90% चासी जो है स्मॉल एंड मार्जिनल है। इसके लिए ये छोटा छोटा जमीन में इसको उपयोग होता है। इसके साथ साथ हम भी बड़ा बड़ा मशीन जो है मिलेट के लिए अभी बना रहे हैं, क्योंकि हमारा स्टेट में अभी FPO के साथ काम कर रहे हैं, तो इसके लिए ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीनरी भी हम कुछ बना रहे हैं, जैसे कि सोइंग के लिए या बुआई के लिए हम बना रहे हैं, जिसमें एक साथ 9 रो 9 रो में इसका सोइंग होगा। दूसरे साथ इसके साथ हार्वेस्टिंग के लिए पावर रिपर भी हम यूज करेंगे और कर चुके हैं। तीसरा चीज है कि हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के लिए एक ट्रैक्टर ऑपरेटेड थ्रेसर भी बनाया है। तो इस साल हमारा स्टेट जो जहां पर उड़ीसा मिलेट मिशन प्रोग्राम चल रहा है, विश्वविद्यालय की तरफ से हम लोग ये सब टेक्नोलॉजी आगे ले जा रहे हैं, जिसको हमारा फार्मर चासी लोग यूज करके इसका काफी बेनिफिट पाएंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो है इसका कम हो जाएगा और इससे लोगों को फायदा मिलेगा और क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन भी बहुत अच्छा होगा। और स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी के थ्रू से पास होके ये सब मशीन जाता है चासी के पास, और सब्सिडाइज रेट में उड़ीसा सरकार से सब्सिडी लेके चासी लोग इसको लेते हैं। एक और रोचक तथ्य ये है कि भारत दूसरी फसलों की उत्पादकता के मामले में भले ही पीछे हो, मगर श्री अन्न की उत्पादकता वैश्विक औसत से कहीं ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर 1 हेक्टेयर जमीन पर औसतन 1229 किलो मिलेट्स उग रहे हैं, जबकि भारत में ये आंकड़ा 1239 किलो है। राजस्थान के जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान मौजूद है, जिसका एक विभाग नई नई तकनीक विकसित कर किसानों को उद्यमशीलता से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। और इसी कड़ी में बाजरे के कई तरह के उत्पाद बनाने की तकनीक भी विकसित की गई है। आइए जानते हैं इसके बारे में। बाजरा उत्पादन में राजस्थान सबसे ऊपर है। देश में इसकी कुल पैदावार का 40% राजस्थान ही उगा रहा है। यहाँ आज भी बड़ी संख्या में लोग बाजरे का सेवन करते हैं, खास तौर से रोटी का। लेकिन समस्या उन लोगों के लिए है जिन्होंने जिंदगी में कभी बाजरा नहीं खाया। ऐसे लोगों के लिए इसे पचाना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि लोग बाजरे का सेवन भी कर लें और उन्हें पाचन संबंधी दिक्कत भी ना हो। प्रसंस्कृत उत्पाद इसी सवाल का जवाब है। काजरी का कृषि अभियांत्रिकी और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग यही काम कर रहा है। उसने ऐसी मशीनें और तकनीक विकसित की है जिनकी मदद से आम किसान भी अपने घर पर बाजरे के बिस्किट या फिर कुरकुरे बना सकता है। बाजरा आयरन रिच होता है, बाजरा प्रोटीन रिच होता है, और किनको खाना चाहिए? जो डायबिटिक हैं, जिनको हड्डियां कमज़ोर हैं, उनको बाजरा खाना चाहिए। जिनमें खून की कमी है, उनको बाजरा खाना चाहिए। परंतु जो लोग बाजरा नहीं खाते रहे, उनको बाजरे की रोटी खाने में समस्या होती है। उनको बाजरे की रोटी उतने दिखने में अच्छी नहीं लगती, उनको खाने में अच्छी नहीं लगती। तो हमने उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कि बाजरा जन जन तक कैसे पहुँचे, उसके लिए हमने कुछ उत्पाद तैयार किए हैं। उनमें जो पहला उत्पाद है वो है कि बाजरे के बिस्किट है। हमारी आदत बनी हुई चाय के साथ में बिस्किट खाते हैं, सवेरे खाते हैं, शाम को खाते हैं, नाश्ते के साथ खाते हैं। तो इस तरह के बिस्किट हम बनाते हैं जो स्वाद में भी बढ़िया हैं और स्वास्थ्य में भी बढ़िया है ना। दोनों तरफ से इसका फ़ायदा है, क्योंकि इसमें बाजरा ही है, उसके साथ में थोड़ी बहुत जो हम स्वाद के लिए बनाते हैं वो सारी चीज़ें हैं। फिर इसके भी हमने 4 वेरिएंट बनाए हैं। मीठे हैं, नमकीन हैं, नारियल के साथ में हैं, तिल के साथ में हैं, जो सर्दी के लिए भी बढ़िया हैं और गर्मी के लिए भी बढ़िया हैं। तो ये एक हमारा बहुत मुख्य उत्पाद, इसको बनाने का जो तरीका है
वो इस तरह से है कि बाजरे का जो आटा है उसके साथ में अपन फैट वगैरह मिला के और उसमें अपन दूध मिलाते हैं और उनको सारा मिक्सचर तैयार करके अपन आटा तैयार करते हैं। उस आटे को अपन बिस्किट के फॉर्म में डाल के ओवन के अंदर 180 डिग्री तापमान पर कोई 15 से 20 मिनट तक लगभग अपन पकाते हैं और ये बिस्किट तैयार हो जाता है। अब मैं आपको एक और जानकारी दूंगा कि किसान की आमदनी दुगनी करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब हमेशा कहते हैं कि कैसे हो, तो अपन यदि खेत में उत्पादन भी बढ़ा देते हैं तो भी किसान को ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। तो उसको लाभ कैसे मिलेगा? उसको जो प्रसंस्करण करता है, तो आप सोचिए कि जो बाजरा 15 से 20 रुपए किलो उसका बिकेगा और किसान के खेत से तो और सस्ता बिकता है। यदि वो उसको प्रसंस्करण करता है तो आप सोचिए कि बाजरे के बिस्किट जो हैं वो 300 रुपये किलो बिकेंगे, बाजरे के कुरकुरे जो हैं वो 500 रुपये किलो बिकेंगे। तो इस प्रकार उसका मात्र वैल्यू ऐड करने से उसको दुगना फ़ायदा उस उत्पादन में मिलता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़ें, नए उद्यम तैयार होंगे इससे। तो किसान को जो फ़ायदा है, यदि किसान अपने लेवल पे उस उद्योग को करता है तो उसको इस ढंग से आमद दुगनी से भी ज़्यादा होने की संभावनाएं पूरी बनती है। हमारी सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है। प्रसंस्करण क्षेत्र इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि मंडी में बाजरे का जो दाना 20-25 रुपए किलो बिकता है, बिस्किट या कुरकुरे बनने के बाद उसकी कीमत कई सौ रुपए तक पहुंच जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम बाजरे के कुरकुरे कैसे बनाते हैं। देखिए, बाजरे को यदि अपन एक पूरा केवल बाजरा ही लेके अपन कुरकुरे बनाएंगे तो वो मशीन में नहीं चलता। इसलिए अपन बाजरे के अंदर कुछ और जो कन्वेंशनली कुरकुरे बनाए जाते हैं, जैसे मक्की और चावल के, तो अपन उसमें 30% जो है मक्की मिलाते हैं ताकि वो मशीन में बहुत अच्छे से कुरकुरे बन जाए। और उसमें 5% से 10% के बीच में अपन दाल मिला सकते हैं ताकि वो कुरकुरे ज़्यादा क्रिस्पी और प्रोटीन रिच होते हैं। ये पहले अपन मशीन चलाने के लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा गीला मटेरियल अपन उसमें डालेंगे। जो हमारा बाजरे और मक्की का मटेरियल है उसको अपन 13% मॉइस्चर कंटेंट तक रखते हैं। ये शुरुआत में अपन 22 से 23% वाला मटेरियल डालेंगे ताकि उसका जो हेड है वो गर्म हो जाए। जब इसका जो डाई हेड है वो 160 डिग्री तापमान तक पहुंच जाता है तब कुरकुरे अच्छे बनते हैं। इसका जो प्रोसेस है ये हमारा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर कुरकुरे बनते हैं। अब आप देखेंगे कि पहले जो हमने मटेरियल जो चार्जिंग के लिए लगाया था उसमें ऐसे काला काला मटेरियल मशीन को साफ करता हुआ निकलता है, और जब कुरकुरे बनने लग जाते हैं तो ये सफ़ेद सफ़ेद कुरकुरे बनते हैं। तो बाजरा, जिसको हम कहते हैं काला अनाज है, लोग बाग खाना पसंद नहीं करते हैं, परंतु जब ये अच्छे टेम्परेचर और प्रेशर पर कुक हो जाता है तो ये सफ़ेद रंग में बदल जाता है। दूसरा इसका फ़ायदा और मैं आपको बताऊंगा, जो एक्सट्रूजन अपन करते हैं, कुरकुरे बनाते हैं, बाजरे के अंदर जो है एक नॉन डाइजेस्टिबल फाइबर होता है जो हमारे पेट में जाके पचता नहीं है। तो जब अपन हाई प्रेशर पे इसकी कुकिंग होती है तो वो जो फाइबर है वो डाइजेस्टिबल फाइबर में बदल जाता है, वो सोल्यूबल फाइबर में बदल जाता है और ये हमारे पाचन में सुगम हो जाता है। अब आप देखेंगे कि ये कुरकुरे कितने बढ़िया कुरकुरे बनते हैं और इन कुरकुरों पे अपन मसाला लगा के और इनको तैयार कर सकते हैं। ये सीधे ही कुरकुरे भी खाए जा सकते हैं नमक के साथ मिला के, और इसमें बिना नमक मिलाए होंगे तो अपन दूध में भी ले सकते हैं। काजरी में बाजरा प्रसंस्करण के प्रशिक्षण की भी सुविधा है। ये संस्थान अब तक करीब 150 किसानों और महिलाओं को बिस्किट और कुरकुरे बनाना सिखा चुका है। बहुत से किसानों ने अपनी प्रसंस्करण इकाई शुरू भी कर दी है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमने व्हीट और राइस पर इतना फोकस किया कि हम मिलेट्स को बिल्कुल भूल गए हैं। लेकिन मिलेट्स, जो मोटा अनाज और न्यूट्री सीरियल्स भी कहा जाता है, ये इतने ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं आजकल हमें, वो सब इससे दूर हो सकते हैं अगर हम मिलेट्स को अपनी डाइट का एक पार्ट बना लें। तो हमने मिलेट्स को स्प्राउट करा और फिर उसके बाद उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गई, जिससे उसका एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हुआ और साथ में उसका डाइजेशन भी इजी हो गया। तो इसलिए इसको बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े भी खा सकते हैं। तो हमने एक प्रोडक्ट रेंज निकाली है जिसमें नूडल्स, पास्ता, सब मिलेट से बना हुआ, लड्डू, चीला, दलिया और नौरत्नी आटा, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के आटे हैं जिसको हम अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं और इन डिफरेंट ग्रेन्स का लाभ उठा सकते हैं। तो ये थी कदन यानी कि मोटा अनाज यानी कि पोषक अनाज और यानी कि मिलेट्स के बारे में कुछ बेहद ही रोचक और अहम जानकारियाँ।
हमें उम्मीद है कि कृषि विशेष की आज की ये कड़ी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।